जय गौ माता। दोस्तों, आज जेवर एयरपोर्ट के पास दयानकपुर गांव में हूं और यहां पर मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलाना चाहता हूं जो देसी गाय पर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जिसके पास राठी, थारपारकर और हरियाणा नस्ल की गायें हैं। करीब 250 से 300 गायें हैं, लेकिन वो सिर्फ दूध, दही, घी तक सीमित नहीं है। उसने वैल्यू एडिशन किया है, और वैल्यू एडिशन क्या है वो सामने, वो आप देखिए, गौशाला स्वीट्स। ये एक बड़ा ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है दिल्ली एनसीआर में। 2 से 3 आउटलेट अभी तक हैं, और अभी जेवर एयरपोर्ट के पास, जो नोएडा का बहुत बेहतरीन एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके पास गौशाला स्वीट्स देसी गायों के दूध से उत्तम मिठाइयां बनाने का काम कर रहे हैं। और कैसे ये व्यवसाय गौपालकों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, कैसे इससे पैसा कमाया जा सकता है, ये आपको मैं आज दीपक सांगवान जी से बात करके समझाऊंगा। उन्होंने कैसे इस व्यवसाय पर आने का फैसला किया, ये भी आप जानेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार भाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये दीपक सांगवान हैं, जो भारतीय गायों के दूध से बने स्वीट्स पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनकी बातें सुनाऊंगा, इनकी बातों से आप लोग प्रेरणा जरूर लीजिए कि कैसे बाई प्रोडक्ट्स पर काम किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो गौशाला स्वीट्स है उसका ये बर्फी होगी मेरे हिसाब से। गौशाला बर्फ। गौशाला बर्फी के नाम से इनको इसे नाम मिला है। ये पेड़े, ये बेसन के लड्डू होंगे शायद। जी जी जी। ये बेसन के लड्डू हैं, और ये गौशाला गौशाला बर्फी, बर्फी। और ये आपका कलाकंद। कलाकंद, और ये घेवर। घेवर, और ये इसको क्या बोलते हैं? पतीसा। हाँ, ये देखिए, ये भी एक मिठाई है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ ये भारतीय नस्ल की गायों के दूध से कर रहे हैं। दीपक भाई, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी माटी इंडिया चैनल वालों, देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और रोहित भाई जी को धन्यवाद कहूँगा कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करते, क्योंकि मैं इनके चैनल से खुद बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि वो और चीज़ें ना दिखा के देसी गायों से जुड़ी हुई और देसी गायों को कैसे आगे लेके जाया जाए, इन चीज़ों के ऊपर उनका हमेशा ध्यान रहता है, और इसी चीज़ के ऊपर वो लगे रहते हैं। ताकि क्यों लगे रहते हैं? ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो उसके। खैर खैर, चलिए, अपने बारे में ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे। ये बात में नहीं, बात में ये करेंगे। बिल्कुल सच्चाई है। तो अब बात, क्योंकि मिठाइयों तक पहुंची है, जी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई होगी कभी। तो बिल्कुल। कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा पहले आप ये बताएं। करीब 2016-17 के आसपास हमने देसी गायें रखना शुरू किया था, और गाय रखने के साथ-साथ दूध देना शुरू किया हमने लोगों को। तो दूध देते रहे हम करीब-करीब 2022 तक। 5-6 क्विंटल दूध हमने डेली सप्लाई किया ग्लास बॉटल में पैक करके। लेकिन उस दूध देने वाले बहुत हैं, तो सोचा उसमें परेशानी हमें आ रही थी बहुत तरह की। क्योंकि बहुत सारे भाई पूछते भी हैं, और उनके आगे ये सोचोगे भी कि जो दूर-दराज गाँव में रहते हैं, देसी गायें पाल सकते हैं, लेकिन वो शहर तक जाना, ले जाना, दूध फटना, ना फटना, मतलब ढंग से पहुँचाना, तो बड़ा एक, मैं कह रहा हूँ कि एक चुनौती है हमारे सामने। जो शहरों में देसी गायें रखेंगे, तो वो शहर मतलब गायें कामयाब नहीं होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। दूर रखते हैं तो उनको दूध देने के लिए परेशानी आती है। तो जो दूर रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊँगा। घी बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, क्योंकि दूध आज निकला है तो आज ही हमें उसको बेचना पड़ेगा। अगर वो आज नहीं बेच पाए तो वो दूध खराब हो जाएगा। मिठाइयों का क्या है कि आज आप मावा बना के रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, लाइट 10 घंटे आती है तो भी मावा सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि 10 घंटे कंटिन्यू उसको डीप फ्रीज करके हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और जो मिठाइयाँ हैं, घी बनाइए आप, घी बनाने के बाद बेसन के लिए बेसन मार्केट से ना लेके चना लीजिए, उसको पिसवाइए या पीसिए, मतलब एक बिल्कुल छोटे सिरे से शुरू करके हम बिल्कुल छोटे तरीके से काम शुरू करके भी धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। तो 2022 में हमने गौशाला है, करीब 250-300 गायें हैं अभी हमारे पास, तो दूध देने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी, हालाँकि दूध अभी भी थोड़ा बहुत दूध तो की दे, डिलीवरी में मतलब। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमने सोचा कि भई ठीक है, दूध देने वाले भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना कुछ इस तरीके का कोई स्टोर बनाया जाए, जहाँ से दूध के अलावा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़हर लोग डाल रहे हैं आजकल। मिठाई। हाँ, उसमें क्या है कि एक सबसे पहले आता है मिठाई।
क्योंकि मिठाई के अंदर पहली बात तो किसी के पास मावा नहीं है। मावा होगा कहाँ से, क्योंकि किसी के पास पशु या देसी गाय है ही नहीं, और जिनके पास हैं उनके पास दूध ही पूरा नहीं होता, तो मिठाइयाँ बनेंगी कहाँ से। और आप देख रहे हो कहीं पे भी चले जाओ आपको बड़े से बड़े शोरूम भरे दिखाई देंगे, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? ये चीजें हमारी गलती है, खुद खाने वालों की गलती मैं कहूंगा। क्यों? हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी में हमारे आसपास के जितने पेट्रोल पंप है हमें पता है कि कौन सा पेट्रोल पंप वाला अच्छा डीजल देता है, कौन सा खराब देता है। क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो 10 लाख रुपए हमने उस पर लगाए हैं। अरे खुद का शरीर कितना अनमोल है, इसके ऊपर कब लगाएंगे? ध्यान ही नहीं है कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से मिठाई आ रही है, कहाँ से मावा आ रहा है। अगर सब लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दे तो आधी जो मिलावटी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो बना रहे हैं उनके सामने ऐसी चुनौती है, क्योंकि वो अच्छी चीज बनाएंगे, प्योर बनाएंगे, तो जाहिर ही बात है उसका रेट कहीं ना कहीं तो जो मार्केट के हिसाब से ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद नहीं भैया हमें तो सस्ता चाहिए, अब सस्ते के चक्कर में जहर खा रहे हैं। तो फिर आपने कब से ये मतलब मिठाई पर आप कब से आए? दूध की डिलीवरी को कम करके आप मिठाई पर कब से? धीरे धीरे हमने दूध करीब करीब 2022 में हमने शुरू कर दिया था, और 2022 एंड तक हमने खत्म कर दिया था दूध देना बिल्कुल ही। थोड़ा बहुत 50-60 लीटर जो पुराने कस्टमर है जो नहीं मान रहे, आज भी गौशाला आके दूध लेते हैं, उनको देना पड़ता है, वो मजबूरी है। वो तब हमने एक स्टोर बनाया था दुलेड़ा के अंदर, गौशाला स्वीट्स के नाम से। और गौशाला नाम इसलिए रखा क्योंकि गौशाला ही हमने कर रखी है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गौशाला का अर्थ है कि दान से चलने वाली, नहीं। जहाँ गायें रहती हैं, सिर्फ जहाँ देसी गायें रहती हैं, उस जगह को हम गाँव की गौओं के रहने वाले स्थान को गौशाला ही कहा जाता है। तो गौशाला स्वीट्स भी इसलिए कि गायों के दूध से, उनके ही घी से, और कोशिश करें जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हम अच्छी से अच्छी लेके, और हमने ये 2022 के एंड में दिसंबर में दुलेड़ा गौशाला स्वीट्स से एक स्टोर ओपन कर दिया था हमने। करीब 4 ब्रांचें दे रखी हैं, और अभी खुद की ये दूसरी ब्रांच है, जो कि मैं बता देता हूँ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जो नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे दयानतपुर गांव है, दयानतपुर गांव में ये गौशाला स्वीट्स हमने बना रखी है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप खरमान बहादुरगढ़ के पास, जी बिल्कुल, वहां से बिलोंग करते हैं। उधर यहाँ से कम 150 किलोमीटर तो होगा, हो जाता है, लगभग 150 किलोमीटर होगा। वहां से जेवर में आके ये काम करने की सोचना ही अपने आप में बहुत एक विजनरी बात है, क्योंकि पता है कि आज नहीं तो कल ये जगह बूम करेगी, और ये बहुत अच्छा मूव कहा जा सकता है। और देसी गायों के साथ उनकी उपयोगिता बताते हुए लोगों को अच्छा खिलाने की जो प्रैक्टिस इन्होंने अपनाई है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं मानता हूँ। तो दीपक भाई, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या आप कितने रुपए किलो है, और कैसे आप इसमें। ये सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गौशाला बर्फी, हाँ। जो हमने नाम दिया है। ये वाली बर्फी कुछ नहीं डलता, चाहे इसमें ना ही कोई अनाज, ना ही कोई आटा, ना ही कुछ और चीजें। इसमें सिर्फ थोड़ा सा देसी गाय का घी और दूध को पका के सफेद मावा बनता है, सफेद से पीला और पीले से ये कलर आ जाता है। और इसके अंदर चीनी की जगह हम देसी खांड डालते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं इस बर्फी को आप 10 दिन तक किसी तरीके से रख सकते हैं। आप कहीं पे भी देखिए, हमने कुछ नहीं लगा रखा कि 24 घंटे चलेगी ये, या लेने के बाद 36 घंटे की लाइफ है। मैं कहता हूं 10-10 दिन तक की इसकी लाइफ है। क्यों लाइफ 10 दिन की? इसलिए है क्योंकि इसकी पकाई बहुत अच्छे से हमने कर रखी, जो इसमें पानी की मात्रा होती वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर। तो एक किलो बर्फी में कितना दूध का आप लागत लगती है? ये मान के चलो करीब करीब गाय के दूध में 1 किलो दूध में 180 ग्राम 90 ग्राम के आसपास मावा बनता है। और ये बर्फी तैयार करके इसमें करीब करीब 250-300 ग्राम 1 किलो मावे के अंदर देसी खांड डलती है। और हम इसको 500 रुपए किलो देते हैं। हाँ जी, 500 रुपए किलो। हाँ, इसी तरह से ये पेड़ा है। पकाई इसकी भी ऐसे ही होती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस का फर्क होता है। कुछ इसके अंदर जो खांड डाली जाती है वो पहले डाली जाती है, इसमें कुछ बाद में डाली जाती है, और कुछ खांड इसमें बाद में हाथों से मिला के और तब ये बनाए जाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें, हाँ, ऊपर से कुछ मतलब सजावट के लिए वो चीजें लगाई जाती है। ये तो बिल्कुल देसी हिसाब से है, देसी मिठाई है, देसी तरीके से ही बनती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए खानी जरूरी है कि हर चीज का एक टाइम होता है।
बड़े बूढ़े खाया करते, सर्दियां में खाया हुआ मीठा पूरे साल चल लिया करे, और चमासे में जो बरसात के टाइम में खाया हुआ सरसों का तेल भी पूरे साल चलता है। ये तो हरियाणा की ये फेमस कहावत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके से जो बेसन के लड्डू हैं, मैं ये कहूंगा कि बेसन के लड्डू के अंदर जो खांड डलती है वो तो मैंने आपको बताई ही है। उसके बाद हम किसी भी कंपनी का कोई बेसन नहीं खरीदते हैं, नोर भादरा से चने लेके आते हैं, चने लेने के बाद उसको पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद अपने आप पका के तैयार करवाते हैं। ये गौशाला बर्फी हम इसलिए काट के नहीं रखते, तभी काटते हैं जब कस्टमर लेने आता है, ठीक है, काट के नहीं रखते क्योंकि ये सूख जाती है थोड़ा सा, तो सॉफ्टनेस भी जरूरी है रहना। तो ये ट्रे गौशाला बर्फी की है। ये कलाकंद है, कलाकंद के अंदर थोड़ी सी पानी की मात्रा रहती है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये 10 दिन के मुकाबले ये 3 दिन 4 दिन तक ही इसकी लाइफ होती है। ये हमारा घेवर है। मैं कहता हूं कि घेवर का सीजन अभी चला हुआ है, तो घेवर के अंदर ऑलमोस्ट मैदा यूज होता है, लेकिन हम इसके अंदर आटा डालते हैं। ये हमारे पास घेवर की 2 क्वालिटी है, एक ये केसर वाला घेवर, मावा वही लगता है, गाय के दूध का, खांड डलती है, चीनी की जगह इसमें इस्तेमाल नहीं होता, कहीं ना कहीं मैदा थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम यूज करते हैं तो इसके अंदर आटा होता है। ये जो है अपनी, ये पतीसा है, मैं कहता हूँ 1 महीना आप रख सकते हो। कहीं पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, गर्मी है, सर्दी है, किसी तरीके से भी आपको मिठाई चाहिए, खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, तो आप पतीसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो दीपक भाई आप ये बताएं कि गाय पालन में हम जब बात करते हैं ना, भारतीय देसी नस्ल को पालना जी, उसका लोगों के मन में होता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है ये काम, इसको लोग कोई क्यों करे, आजकल तो लोग जर्सी एचएफ में शिफ्ट होते हैं, तो आपका इस पर क्या विजन है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी सोच वहां तक अच्छे काम, हम मानवता की तरफ जा नहीं रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैं गाय के ऊपर क्वेश्चन कर रहा था, आप मानवता के ऊपर बात कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं, जब तक अच्छा सोच नहीं पाएंगे, और जब तक अच्छा सोच नहीं पाएंगे, जब तक हम अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो बात कर्म की आ गई है, तो कर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। पैसा तो आदमी शराब बेच के भी कमाता है, मांस मिट्टी बेच के भी कमाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पैसा हमें एक अच्छे काम, जो आने वाले समाज में उसका कुछ फायदा मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो चीजें हमारे लिए, हमारे परमात्मा ने हमारे आसपास में वातावरण में जो चीजें हमें दे रखी हैं, उसका उपयोग करके और उनको आगे बढ़ाते हुए हमें करना काम चाहिए। लेकिन ये काम सोच क्यों नहीं सकते हम? क्योंकि अच्छा खाते नहीं है। अच्छा खाना पीना का मतलब है कि अच्छी जो गायें होती थी हमारे पास वो नहीं रही, और जब तक हमारी गायें हमारे पास नहीं होंगी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। गाय का दूध दूध नहीं, घी है, लस्सी है, मक्खन है, उसका जो गोबर है, गोबर खेतों में डलता था, खेतों से अनाज पैदा होता था, उसमें केमिकल नहीं डलते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमें अच्छा सोचने के लिए एक, मतलब एक मिलता था, अच्छा सोचने के लिए सोचना पड़ता था। आज के टाइम में कितने भी उद्योगपति हैं, उनकी मतलब पैसा कहां से कमाते हैं? समाज से ही, हम लोगों से ही तो कमाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? हम लोगों को नहीं दे रहे कुछ भी। भाई प्रोडक्ट ठीक है, पैसा अपने जरूरत के हिसाब से कमा रहे हैं, लेकिन वो जो चीज समाज को देनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो पेड़ पौधे हैं, या भाई यहाँ की हमारी जो देसी गायें हैं, जो गौमाता आज के समय में पिछड़ रही है, उसको नहीं दे रहे हैं, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। दूध के नाम पे दूध बढ़ा दिया हमने, इस साल इतना था, इतना परसेंटेज था, हमने इतना बढ़ा दिया। क्यों? एचएफ जर्सी वो दूध नहीं है। क्यों नहीं है वो दूध? मैं नहीं कह रहा, कहीं पे भी आप चेक करवाइए, कहीं पे भी आप चेक करिए, गूगल करिए, कहीं से भी पढ़िए कि वो दूध है या नहीं है। दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता था। संपूर्ण भोजन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर हर तरह के मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर तरह की चीजें होती थी, क्या आज के दूध में है? समस्या आज के शर्म की बात यह है कि हमें गाय का नहीं पता। गाय का मतलब गाय, वो चाहे एचएफ हो, चाहे वो जर्सी हो, उनको भी गाय बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि देसी गाय है कौन सी। अब देसी गाय के बारे में हमें पता होगा, तभी तो उसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा कि वो रखने से क्या फायदा। कौन कहता है कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं है गाय? मैं ये कहता हूं कि ये सोचने का काम हमारा है, और हम तब सोच पाएंगे जब अच्छी संगत, अच्छे संस्कार, विचार, अच्छा खान पान होगा। अगर मैं कहता हूं कि जो गाय दूध नहीं देती वो भी हमारे लिए फायदेमंद है,
आज मैं जो जहां पे यहाँ पे खड़ा हूं, मैं कहता हूं कि गाय की सेवा मैं नहीं कर रहा, गाय ने हमारी सेवा की है। हम गाय के पास रहे हैं, तब यहाँ पे पहुंचे हैं। वरना एक किसान के हैं बच्चे, खेती कर रहे हैं, खेती करते रहते। देखिए तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ कहाँ कैसे पहुंचना है, ये गाय से ही है। अब समस्या ये है कि ऐसे आदमी भी हैं जो एक एक दो दो पांच पांच करोड़ रुपए गायों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि उनको ये नहीं पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 70% पैसा लगा दिया, 30% पैसा उनके पास बचे हुआ है, और उनको ये नहीं पता कि किस ब्रीड के ऊपर काम करना है, कौन सी गाय पाली जाए, कहाँ से लाई जाए, वो कितने की आएगी, उसकी क्या पहचान है, उस चीज के बारे में हमें पता नहीं, तो फिर वो कैसे प्रॉफिट देगी हमें। चलो ठीक है, आप मां मत मानिए इसको, एक एक बिजनेस, एक फायदे का ही सौदा समझिए इसको, एक व्यापार ही समझिए, लेकिन व्यापार में भी उसकी पूरी गहराई तो जानना जरूरी है ना, कि कौन सी नस्ल है, क्या उसके फायदे हैं, क्या कुछ है, किस तरीके से उसका मतलब उसके जो दूध को, उसके घी को किस तरीके से मार्केट में बेचा जाए, किस तरीके से उसको बनाया जाए, उसको लोगों को समझाया जाए, क्योंकि आप जितना किसी को समझा पाए उतना ही आप वो चीज बेच पाए, जो बेच पाना लोगों की नजरों में होगा, मैं कह रहा हूं कि उतनी ही आप गौ माता की सेवा कर पाओगे, क्योंकि जितना प्रोडक्ट आप बेच पाए, सीधी सी बात है, उससे पैसा आएगा। पैसा देखो, मेरे को आपको सबको पैसा चाहिए, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से, लेकिन वो पैसा गौ माता के प्रोडक्ट से आ रहा है हमारे पास, तो उस प्रोडक्ट बेचने से वो पैसा आ गया, वो पैसा हमें गौ माता के ऊपर भी तो लगाना है, नस्ल सुधार के लिए और व्यवस्था करने के लिए। मेरे पास 200 गायों की रखने की क्षमता है, मेरे को और ज्यादा दूध की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने आसपास के जो अच्छे किसान हैं, ईमानदार हैं, उनको जोड़िए, उनको गाय ला के दीजिए, उनको गाय ला के तब आप दे पाओगे जब आपको गाय की समझ होगी, नॉलेज होगी। आज के टाइम में मेरे देश के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई सिलेबस नहीं बना हुआ, किसी ब्रीड के ऊपर कोई सिलेबस नहीं बना हुआ, कोई एक मतलब उसके बारे में, फीचर्स के बारे में नहीं बताया गया। जितनी चैंपियनशिप होती है, स्टेट की हो, नेशनल की हो, वो सब अपने बिहाफ पे अपने हिसाब से चलते हैं। अब राठी नस्ल की बात मैं करूं, क्योंकि मैं राठी नस्ल को मेरे को ज्यादा पसंद है, मैं यही मान के चलिए आप। तो राठी नस्ल का जो नस्ल संवर्धन केंद्र है बीकानेर के अंदर, गवर्नमेंट फार्म है, आप वहां पे जाइए, आप हाँ वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको गदरी गायें 400 गायों में 4 गायें दिखाई देंगी, और सब गायें काली, काले रंग की हम्प वाली है, नो डाउट। लाल रंग की है वो राठी है, जिसका सूंडी लंबी होगी वो राठी उन्होंने रखी हुई है इस सरकारी फार्म में। अब मैं बात करूं 2023 के अंदर 4 5 6 अप्रैल को नेशनल का मेला हुआ था, नेशनल चैंपियनशिप हुई थी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, उत्तर यूपी के अंदर ही, हाँ मुजफ्फरनगर, 4 5 अप्रैल को वहां पे मैं राठी गायें लेके गया, करीब 8 9, और 8 9 गायें ले जाने का मेरा मतलब क्या था कि इस नस्ल को बचाना, क्योंकि इस नस्ल को गवर्नमेंट कैटेगरी से हटाने वाली है। क्यों किस भी आप पे हटाती है वो, अगर 8 गायों से पार्टिसिपेट कम होता है तो वो उस ब्रीड को पहला इनाम ही नहीं देते। मतलब जो ब्रीड ऑलमोस्ट खत्म होने पे है उसको पहला इनाम भी नहीं दिया जा रहा। चलो ठीक है, उसको बचाने के लिए अगर नेशनल के अंदर राठी ब्रीड या XYZ कोई भी ब्रीड 8 जो उनकी वो है भाई, 8 गायों से कम होगी तो उसको पहला इनाम नहीं दिया जाएगा, अगर वो कंटिन्यू 5 साल रहता है तो उस ब्रीड को हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से उसको बचाने के लिए मैं वहां 8 गायें लेके गया था, उसमें एक गाय ऐसी थी जो सरकारी फार्म में है, काले रंग की, गदरे रंग की नहीं थी। वहां पे मेरे को ये करार किया गया, और मैंने वो लिखित में भी लिया उनसे कि भाई मेरी गाय को पहला इनाम क्यों नहीं दिया गया। वो बोले कि आपकी गाय 8 गायें पूरी पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, इसलिए पहला इनाम नहीं देंगे। मैं कहा ये गाय 8वीं तो है। ये बोले कि ये डिस्क्वालीफाई करते हैं हम ब्रीड के हिसाब से। मैं कहा क्यों? यूं बोले कि काले कलर की है। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये काले रंग की है तो फिर वो बीकानेर के अंदर जो सरकारी फार्म है, जो राठी गौ संवर्धन केंद्र जो बना रखा है, उसमें सारी गायें, मैं कह रहा हूं कि 99% गायें वही है। कोई जवाब नहीं था। तो ये सारी चीजें तभी हैं जब कोई सिलेबस नहीं है, और सिलेबस ना पढ़ाया जाता, ना बताया जाता, ना कहीं पे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जो दीपक भाई से बात करके समझ में आ रहा है कि 2017 से ये खुल के काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए आज लगभग 7 साल हो गए हैं। तो ये अगर प्रॉफिटेबल देसी गाय का काम नहीं होता, उसे एक व्यवसायिकरण करने के बाद, तो ये क्यों कर रहे होते? तो ये एक सफल कहानी है दीपक भाई की। लेकिन दीपक भाई, एक हम जब देखते हैं ना त्योहारों के सीजन में,
सबसे ज्यादा मिलावट की खबरें इन्हीं में आती हैं। देसी मतलब दूध के बने हुए जितने उत्पाद होते हैं, इवन दूध तो खैर मिलावट होता आता ही है, दूध, दही, घी, मावा, लोग कितना परेशान होते हैं। और शहरों में तो खासकर उनको प्योरिटी मिलती ही नहीं है। मिलती ही नहीं है। पिछली 2022 के 23 के अंदर करीब मेरे ख्याल में 24 नवंबर की दिवाली थी, हाँ। तो 2 दिन पहले हमने दुकान अपनी बढ़ा दी थी, बंद कर दी थी, हम्म। क्योंकि हमारे पास बचा ही नहीं था कुछ देने को। अब ये चीज तो एक लिमिट की हो सकती है। देखो, हम 1 महीना पहले स्टॉक कर सकते हैं, अपना मावा बना के डीप फ्रीज में रख सकते हैं, ताकि भाई आने वाले दिवाली के टाइम पे हम वो बेच पाए। तो उस टाइम पे हमने राजस्थान से जहाँ से गाय लेते हैं, वहां पे जो जितने भी गवाले हैं, वहां पे हम गाड़ी भेज के करीब करीब 5,000 7,000 लीटर दूध डेली मंगवा लिया करते थे। उससे बॉयलर से हम मावा बना देते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप कहीं भी किसी भी दुकान पे चले जाइए, दुकान पे जाके, इवन दिवाली मान के चलो कल है, तो आज चले जाइए और आज उनको बोलिए कि हमें 10 क्विंटल बर्फी चाहिए, रेट आपको जो लगाओगे वो लगा लेना, 10 क्विंटल बर्फी चाहिए, आपको वो दुकानदार मना नहीं करेगा। कहां से आ जाएगा यार 10 क्विंटल? 10 क्विंटल का अर्थ है कि 500 लीटर दूध, 100, हाँ 500 लीटर दूध। अब 500 लीटर दूध एकदम कैसे बढ़ जाएगा? कोई गाय, मतलब मेरे पास 200 लीटर दूध आज हो रहा है, मान के चलो आप, तो मैं कल एकदम 500 लीटर दूध कर दूंगा उसका? पॉसिबल नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, जो सूखा दूध है, सूखे दूध को भी तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, उसके अलावा इतना बुरा हाल है मार्केट का, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए से पनीर शुरू हो जाता है, 200 रुपए से मावा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इतना बुरा हाल है कि इतना केमिकल डल के वो सारी चीजें बनती हैं। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये नहीं है कि आप यहीं से लो, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कहीं से भी लो, एटलीस्ट वहां उसकी गहराई तक जरूर जाइए, क्योंकि वो चीज आपके पेट में नहीं जा रही तो किसी ना किसी आपके रिश्तेदार के पेट में जा रही है, किसी ना किसी दोस्त के बच्चे के पेट में जा रही है, खुद के पेट में जा रही है, खुद के परिवार के पेट में जा रही है। तो आप जागरूक होंगे, आप देखेंगे कि मिठाई कहाँ से लेनी चाहिए। किसी से पूछो ना जाके कि कोई दुकान करके बैठा है, कोई भी करके बैठा है, भाई आपके पास दूध कहाँ से आ रहा है? आपके पास दूध आ रहा है तो आपका गोदाम कहाँ पे है? सीधी सी बात है, गोदाम पास में ही होगा। भाई आपका दूध आए तो मुझे बताना, मुझे बैठ के अपनी मिठाई बनवानी है। आप किसी को बोलना 100 किलो मिठाई बनवानी है हमें, या कभी आपको जरूरत हो उसके पास जाना कि भाई मेरे को 100 किलो मिठाई, हाँ जी मिल जाएगी, ठीक है भाई, क्या भाव? भाई 500 रुपए किलो। भाई 500 के 525 दूंगा, 550 दूंगा, मेरी आंखों के आगे दूध डाल के और मिठाई मेरी आंखों के आगे बनवाओ, मैं दूंगा आपको। एक भी दुकानदार हाँ कर देता है आपको, तो आप खुद आजमा के देख लीजिए, मेरी जरूरत ही नहीं है बताने की। देखिए दीपक भाई गौशाला स्वीट्स चला रहे हैं, और दिल्ली एनसीआर में बहुत जल्दी होम डिलीवरी भी आपको मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है होम डिलीवरी आप फोकस करिएगा, जी जी ताकि लोगों को, जेवर तो दूर है, कम से कम दिल्ली एनसीआर वालों को घर पर भी मिल सके। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये एक और वेंचर जोड़िए अपने इस मिशन। भाई जी, बहुत समय ऐसा आया है जिसमें हम टूटे भी हैं, हाँ। और लेकिन चले दोबारा इसलिए हैं क्योंकि इतना बोझ था हमारे ऊपर, भाई की गायें भी हैं। अब मैं मान के चलो टूट के सो जाऊं या दुखी होके परेशान होके बैठ जाऊं, लेकिन उनका दूध निकालने का टाइम हो तो निकालना ही पड़ेगा, खिलाने का टाइम हो खिलाना ही पड़ेगा, तो उनके पास फिर जाना पड़ता है। जाने के बाद फिर सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, किस तरीके से। तो मुझे जो लगता है, गायें बहुत हमारा फायदे कर सकती हैं। सोचने की बात यह है कि वो फायदा करेंगी कैसे। उसके गौमूत्र से हजारों तरह की चीजें बनती हैं, आप बनाइए। उसके गोबर, गोबर नहीं, गोवर, गौ माता से मिला वरदान, उसको गमले बना सकते हो, उसका खाद बना सकते हो, केचुआ खाद बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, उपले बना सकते हो, लकड़ी बना सकते हो, संविदा बना सकते हो हवन करने के लिए। उसके बाद दूध आ गया, दूध को बेच सकते हो, दूध से क्रीम बना सकते हो, घी बना सकते हो, मिठाइयां बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो आप? तो आप होम डिलीवरी तो करेंगे, होम ये डिलीवरी, आपसे वादा चाहता हूँ। होम डिलीवरी करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे जहर बिक रहा है उनके पास खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होने के लिए तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनको झेलेंगे। बिल्कुल उससे झेलना पड़ेगा, और वही जो झेलता है वही आगे बढ़ता है। ये दीपक भाई थे, और दीपक भाई हैं, और इनकी गायें भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत जल्दी मैं खरमान जाऊंगा बहादुरगढ़ इनकी गौशाला में, बिल्कुल। और वहाँ सारी जो हरियाणा नस्ल है, राठी है,
थारपारकर है, सब गायें दिखाऊंगा। जो चैंपियन है वो गायें भी दिखाऊंगा, जिनकी क्षमता 20 लीटर से प्लस है, ऐसी गायें आप देखेंगे। उनकी जनरेशन 7 साल में जो जनरेशन निकली है वो सब भी आप देखेंगे। तो आने वाले वीडियोस का भी आप इंतजार कर सकते हैं। तो दीपक भाई, ये गौशाला स्वीट्स पर आपके साथ बातचीत आज मन अच्छा लगा कि आपसे बातचीत हुई, और युवा इससे प्रेरित हुए होंगे, और गाय पर काम करने वाले, भारतीय नस्ल की गाय पर काम करने वाले जरूर प्रेरित हुए होंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।